लास्ट क्लास के अंदर हमने एक नई चीज की थी, दैट वाज योर स्ट्रक्चर डायग्राम या स्ट्रक्चर चार्ट भी कहते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो पेपर टू की थ्योरी में से आ जाता है। अच्छा, अब दिमाग में आते हैं कि सर थ्योरी भी होती है पेपर टू में? यस बेटा, बिल्कुल होती है। इस चैप्टर को हम कहते हैं, हमारा अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक आपका 7.1 है, दैट इज प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। या फिर इसको इन अदर वर्ड्स ए लेवल्स में इस चैप्टर को आप लोग पढ़ोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इन शॉर्ट SDLC। अब हमारे पास होता क्या है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम, देखो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास रात को, ये सपोज करो एक बंदा था, ठीक है, ये एक अली था, यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए थे जो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे। अली इनके पास आया और इन सॉफ्टवेयर हाउस के जो ओनर्स थे इनसे कहा कि मैं एक अपनी शॉप खोल रहा हूँ। कौन सी? जनरल स्टोर। एक जनरल स्टोर खोल रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर, या छोड़ो, अली को ये समझ लो एक टीचर था जिसने कहा मैं एक अपना स्कूल खोल रहा हूँ और स्कूल के लिए मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर। तो क्या ये सॉफ्टवेयर हाउस के जो ओनर्स हैं ये बस इसकी ये बात सुनेंगे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दो और सॉफ्टवेयर बना देंगे, या इससे कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे? असम वीजा। सर आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या कहा था? बेटा, मैं क्वेश्चन इज कि एक बंदा है अली, जिसने स्कूल खोलना है, स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर हाउस के बंदों के पास आया, उसने कहा मैं स्कूल खोल रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर बना दो। क्या ये बंदे इसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बना देंगे या और क्वेश्चनिंग करेंगे? सर और क्वेश्चनिंग करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? वो तो कह रहे हैं स्कूल का सॉफ्टवेयर बना दो बस। सर तो ये तो पूछेंगे ना कि क्या सॉफ्टवेयर में इंक्लूड क्या करना है। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें चाहिए, जब तक आप ये नहीं बताओगे सही, तब तक आपका क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम किसी काम का नहीं है। मतलब क्या, बना ही नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स के अंदर सिर्फ टीचर्स की अटेंडेंस होती है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के। स्टूडेंट्स की क्लास में बैठकर मैनुअल अटेंडेंस ली जाती है, नॉर्मली ज्यादातर स्कूल्स में यही होता है। कुछ स्कूल्स के अंदर ये होता है कि स्कूल के अंदर जैसे ही आप एंटर हुए, स्टूडेंट्स ने, ज्यादातर कॉलेजेस का ये हाल है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कार्ड को स्वाइप अप करते हैं टू मार्क द अटेंडेंस ऑन द गेट। फिर हर क्लास में जब जहां जहां वो जिस जिस रूम में क्लास लेने जाते हैं, वो अपने कार्ड को स्वाइप या कार्ड को स्कैन करवाते हैं फॉर अटेंडेंस, ताकि आपकी हर क्लास की अटेंडेंस, क्योंकि ये होता है ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या था, सुबह मॉर्निंग में आपने अटेंडेंस ले ली, इसके बाद पूरा बच्चा स्कूल में यहाँ वहां घूम रहा है, क्लास टीचर को पता ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब विजिटिंग टीचर्स होते हैं।
मैं जब वीकेंड में पढ़ा रहा था तो मैं आके अगर क्लास लेता था तो मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो क्लास के एंड टाइम पे जा रहा, अब वो बच्चा बंक कर रहा है क्लास के टाइम, मुझे क्या मालूम। तो मैं जिस रूम में मौजूद हूँ, जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो सब अपने स्वाइप अप करते थे, इसमें से फिर वो खुद ही अलार्म आ जाता है कि इन बच्चों ने क्लास में अब तक आए नहीं है, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है, उनके नाम हाईलाइट हो जाते थे जब वो स्कूल एग्जिट कर रहे होते थे। तो सबकी अपनी अपनी कह सकते हैं कि तरीका होता है सॉफ्टवेयर बनवाने का, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। तो अली क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर्स तक बताएगा। अब ये सॉफ्टवेयर हाउस के जो ओनर्स है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की आ जाती है, दैट इज एनालिसिस। बहुत सारी चीजें, अब जाहिर सी बात है ये अली है, ये एक लेमैन है, इसे कंप्यूटर की नो हाउ नहीं थी, अगर होती तो खुद बैठ के सॉफ्टवेयर बना लेता, क्यों 3-4 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत है इसको? नहीं है, अंदाजा था ना इसको, पता है मेरे काम आएगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई, अब अपनी रिक्वायरमेंट्स में ये बहुत सारी ऐसी चीजें भी बता जाएगा जो इररेलेवेंट है, प्रोग्राम में उसका काम नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं एनालिसिस के अंदर, आपके सामने वाले जो भी कस्टमर है या क्लाइंट है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या क्या करेगा। तो एनालाइज के बारे में, अगर हम एनालिसिस के बारे में हम बात करें, तो व्हाट इज एनालिसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू? यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड decomposition. What is meant by decomposition and सर डी abstraction? सर दोनों का डी मतलब? जी, डिकोड हाँ बोलो बेटा। डिकोड करना, डिकम्पोजिशन को, या समराइज करना। समराइज, डिकम्पोज नहीं बेटा। एब्स्ट्रैक्शन का चलो मतलब बताओ। सर एब्स्ट्रैक्शन का तो वो है ना कि कोई चीज निकालनी हो तो वो कहीं। एग्जैक्टली, कोई चीज निकालनी हो। एक सेकंड, व्हाट अ प्रोग्राम डज, ये आपके एनालिसिस की डेफिनेशन है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। नाउ यहाँ पे आपके पास जो ये है एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन, ये एनालिसिस का सबसे मेजर पार्ट है, दोनों चीजें। अलग से एग्जाम में इनके बारे में पूछ लेगा, एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन के बारे में बताओ। सही। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं तो इसमें फिर एब्स्ट्रैक्शन को ले आता हूँ। आप चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हो, वो सारी चीजें जो आपके काम की है, आपने उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उनको रखा, उन्हीं को शो किया, बाकी सारी की सारी चीजें इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड कर देना। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? हम्म? सर आप वापस पूछे हाँ, क्या पूछा था। डीकम बेटा देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद उसमें पढ़ा होगा, बायो के स्टूडेंट्स या फिर साइंस के अंदर ग्रेड 6, 7, 8 के अंदर हम डीकम्पोज के बारे में पढ़ते हैं। डीकम्पोज, बॉडी डीकम्पोज होती है, डीकम्पोज होने का मतलब खाना डीकम्पोज हो गया, क्या मतलब सर होता है? डिके होना। डीके, डि- डीके क्या? डीके का मतलब क्या है? सर यार मतलब पता है लेकिन समझा कैसे। जिस तरह समझा,
सर कैसे समझाऊं, मतलब पता है मतलब, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि समझाऊं, बताऊं कैसे। अ, चलो मैं पहले एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग irrelevant details and focusing on relevant ones। इससे आपका फायदा क्या होता है? अब जो आया कस्टमर आया था, क्लाइंट आया था, वो बहुत सारी चीजें बताएगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी की चीजें जो है ना हम उसको हटा देते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम है ना वो ज्यादा मैनेजेबल और मेंटेनेबल हो जाए। हम अपने आराम से, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे काम करते हैं ये वाले काम, ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। कौन सा? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल रियल लाइफ से दूं, या ये समझ आ गया? बताएं सर, रियल लाइफ एग्जांपल। आ, गाड़ी ड्राइव करना आती है? जी सर। बेटा गाड़ी ड्राइव करते हुए क्या आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि आपकी इंजन के अंदर कंबशन कैसे हो रही है, नहीं सर, या जरूरी तो। इंजन कैसे काम कर रहा है? हम गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं विदाउट नोइंग दैट हाउ आर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन वर्क्स। सीधा सीधा आप गाड़ी चला दो, सही है। सही। सो ये एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है। तो अब डीकम्पोजिशन में जो तुम कब से रुक रहे थे बेटा, डीकम्पोज का मतलब चीजों को तोड़ना। डीकम्पोज हो गए आपकी बॉडी के जो मेन एलिमेंट्स हैं, आप उसमें पूरा टूट जाते हो। नॉर्मली हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? कार्बन से, हमारे कार्बन एलिमेंट्स आ जाते हैं सारे। सो डीकम्पोजिशन इज, अच्छा डीकम्पोज तोड़ने से फायदा क्या होगा? आप जब भी चीजों को डीकम्पोज करते हो, क्या करते हो? डीकम्पोज करने का मतलब क्या होता है कि breaking down a larger system into subsystem, ठीक है, एंड या बल्कि until each subsystem, अच्छा सबसिस्टम के अंदर भी सबसिस्टम बन सकता है, until each subsystem performs a single action। अभी इसकी एग्जांपल मैं आपको जो लास्ट हमारी स्ट्रक्चर चार्ट की क्लास से उससे देता हूं। ये जो डिकम्पोजिशन है ना, इसमें जो आप जो ये कह रहे हो सब सिस्टम्स में तोड़ने का, ये आपके टॉप डाउन डिजाइन के थ्रू बहुत इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, the process of decomposition into subsystems so that a system can be easily represented and understood is the
basis of top down। अच्छा, टॉप डाउन डिजाइन का मतलब बेसिकली आप डिकम्पोजिशन ही कहते हैं या फिर हम उसको स्टेप वाइज रिफाइनमेंट भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने एक अलार्म क्लॉक की एग्जांपल ली थी। एक बहुत बड़ा सिस्टम, दिस वाज माय सिस्टम, कि मुझे अलार्म क्लॉक की एप्लीकेशन बनानी है। अलार्म क्लॉक में मैं अलार्म को सेट भी कर सकता था, टाइम को चेक भी कर सकता था और अलार्म बजा भी सकता था। तो मैंने अपने बड़े सिस्टम को 3 सब सिस्टम में तोड़ा। फिर मैंने क्या किया, ये जो सब सिस्टम था सेट अलार्म, उसको फर्दर तोड़ दिया कि मैं जब अलार्म सेट करूंगा तो उसमें मैं अलार्म ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर आपने टाइम पुराना सेट किया होगा, आप उसको ऑन या ऑफ पे डायरेक्ट कर देते हो, या कोई नया अलार्म सेट कर दूंगा। सिमिलरली जब मैं अलार्म को साउंड करूंगा तो या तो मैं उसको स्नूज करूंगा या मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। अलार्म बज रहा है, साउंड अलार्म हो गया। अब अलार्म बजते हुए आप दो ऑप्शंस कर सकते हो, या तो आप उसको स्नूज कर सकते हो कि 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट बाद वापस बजे, या आप रीसेट करते हो कि आप अलार्म को बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ कर दिया, रीसेट कर दिया, अब नहीं बजेगा। तो ये मैंने अपने सिस्टम को तोड़ा। तोड़ने से फायदा क्या होता है? लीजा, साम, सर इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। आपके पास जब आप टॉप डाउन डिजाइन के अंदर ले आते हो या चीजों को डिकम्पोज करते हो तो उसका एडवांटेज क्या है हमारे पास? easier to work on each module separately, easier to maintain, speeds up the process, or easier to debug, since each module can be tested individually। अब मतलब बता दो कैसे आप हर एक पे इजीली काम कर सकते हो। देखो किस तरह, अलार्म ऑन ऑफ का ऑप्शन मैंने असम को दे दिया, सेट टाइम का ऑप्शन बनाने का लीजा को दे दिया, स्नूज का टाइम मैंने किसी भी अली को दे दिया, रीसेट का टाइम मैं बना रहा हूँ, चेक टाइम का मॉड्यूल किसी और को दे दिया। सब अलग अलग पे काम कर रहे हैं तो मेरे पास काम करना आसान हो जाएगा। हर एक बंदा अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करेगा, इसको मेंटेन करना आसान हो जाएगा, प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा क्योंकि हम सब अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे होंगे। एक बंदा सारे एक साथ काम करे, और देख जैसे कि अगर खाना बना रहे हैं, एक बंदे को हमने कहा कि वो बाकी लाइक जो स्टोव वगैरह उसकी सेटिंग वगैरह कर ले, एक जो हमें क्रॉकरी यूज करनी है उसकी सेटिंग कर ले, एक को हमने कहा कि वो चिकन विकन पे मसाला मैरिनेट कर ले, एक को हमने कहा जितने वेजिटेबल्स हैं सबको चॉप कर ले। अब ये 4 बंदे 4 अलग अलग काम कर रहे हैं, सब एक साथ काम हो गया। आगे ये एक ही बंदे को दिया जाएगा खाना बनाने के लिए, तो वो चारों पहले चॉप करेगा, उसमें टाइम लगा, फिर चिकन को मैरिनेट करेगा, उसमें टाइम लगेगा, टाइम हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर चॉप के अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो चॉप वाला अलग से बंदा देख सकता है अपनी चॉपिंग को। चिकन के अंदर या मसाले में या मैरिनेशन में कोई इशू आ रहा है, उसने उसी वक्त उसको देख लिया। क्रॉकरी में इशू है, क्रॉकरी। सब बंदे अपने अपने अलग अलग जब काम कर रहे होंगे तो उसको उनको उस पर एक्सपर्टीज होगी। वो एक्सपर्टीज होने की वजह से वो उसको इजीली आराम से, अगर उसमें कोई मसला आया तो उसको ठीक भी कर सके, तो आसान हो जाता है टेस्टिंग करना। क्या डीकम्पोजिशन क्लियर है?
जी सर क्लियर है। मुझे एक बात बताओ, डीकम्पोजिशन जो है वो किस बेसिस पे की जाती है, मतलब क्या सोच के डीकम्पोज करूं मैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अ सॉल्यूशन इज decomposed into its component parts that are, आप डीकम्पोजिशन बेसिस पे करते हो किसके, क्या चीज इनपुट हो रही है, क्या चीज आप प्रोसेस कराओगे, क्या चीज आप आउटपुट करोगे, और क्या चीज को आप स्टोर करोगे या स्टोरेज के ऊपर से। क्या ये सब चीजें क्लियर है या इसमें कोई मसला है? क्लियर। क्लियर है सर। ये हमारा पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज, जब आपने एनालाइज कर लिया अपनी चीजों को, तो आप चले जाते हो फिर अपने डिजाइन की तरफ, कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। अब डिजाइन किसकी बेस, डिजाइन को आप किस बेसिस पे करते हो? इट यूजेस तीन चीजों की बेसिस पे। इट यूजेस स्ट्रक्चर चार्ट्स, जो हमने चार्ट्स लास्ट क्लास में बनाना सीखे, फ्लो चार्ट्स जो हमने इससे पहले सीखे थे, या फिर सूडो कोड जो हमने पेपर 2 के बिल्कुल स्टार्ट सीख लिया था, विद द सर ये प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। स्ट्रक्चर चार्ट मतलब? हाँ, ये फिजिकल क्लास में नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा ये विद द प्रोग्राम। मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है अनीश? ओके। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन? जो हम डेटा को एनालाइज करके नहीं, मैंने कहा रिक्वायरमेंट को जो हम डन करेंगे एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोज करके, तो हम एक प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन निकालते हैं। ये बताता है कि आपका प्रोग्राम कैसे बनेगा, सॉरी आपका प्रोग्राम कैसा क्या काम करेगा। कैसे बनेगा ये प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में नहीं आएगा, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में आता है कि आपका प्रोग्राम क्या काम करेगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी कस्टमर की है, वो प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में सारी चीज आ जाए। फ्रॉम कहां से आती है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन? आपके एनालिसिस से, एनालिसिस वाली स्टेज से, टू शो हाउ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप। प्रोग्राम क्या काम करेगा, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन बताएगी। डिजाइन में आप बताते हो कि आपका प्रोग्राम कैसे बनेगा। याद करो फ्लो चार्ट में पूरा फ्लो बनता था, ये डिजाइन आपने सेट किया कि मेरा प्रोग्राम इस तरीके से फेजेस में जाएगा, इसमें प्रोसीजर्स फंक्शन सब कुछ यूज किए जाते हैं। अनीश बेटा, ये आपका स्ट्रक्चर चार्ट होता है। आप मेन सिस्टम के बारे में करते हो, फिर उस मेन सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड करते हो, फिर हो सकता है वो पार्ट्स जो है वो फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एक एग्जांपल के तौर पर बताया था, ये फिजिकल क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये आपकी हो गई डिजाइन। अब आपने डिजाइन कर लिया, मतलब सूडो कोड में लिख लिया, फ्लो चार्ट पे बना दिया, या स्ट्रक्चर चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, हायरार्की वगैरह आपको शो कर रहा होता है। फिर आप चले आते हो आपकी थर्ड स्टेज पे। टोटल 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने की। हमारे सिलेबस में 4 है, 5वें का सिर्फ नाम है। जब डिजाइन कर लेते हो तो आप आ जाते हो कोडिंग पे, सबसे आसान फेज, क्योंकि मेन सारा सबसे ज्यादा खतरनाक फेज होता है डिजाइन,
और आपका एनालिसिस। अगर आपने ये कर लिया, कोडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। कोडिंग, क्योंकि सूडो कोड सामने से उस पर सिंटेक्स डालोगे आपकी कोडिंग हो जाएंगी। तो कोडिंग आपकी क्या है? इट इज राइटिंग एंड iterative testing of the program in a specific programming language। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, ये आप डिजाइन के वक्त डिसाइड करते हो, तभी तो उस पर भी कोड करते हो। अच्छा, राइटिंग मतलब आप प्रोग्राम कोड लिख रहे हो। आइटरेटिव टेस्टिंग, आप कोड का एक मॉड्यूल छोटा सा पार्ट कंप्लीट किया आपने, इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद उसको आप चेक करते हो क्या इसमें कोई एरर्स तो नहीं है, ड्राई रन करके क्या इसमें मेरा जो काम हो रहा है वो हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये आइटरेट बार बार चीजों को टेस्ट करते हो जब तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता। ये आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हो। चौथी स्टेज पे जब आप आते हो, जो आपकी फोर्थ स्टेज है, दैट इज टेस्टिंग। यहां पे आप क्या करते हो? अब देखो, मैंने इतने सारे पार्ट्स बनाए ना, मैंने अलार्म ऑन ऑफ, सेट टाइम, स्नूज, रीसेट, चेक टाइम, इतने सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। जाहिर सी बात है, मैं जब कस्टमर को दूंगा या मैं अपने क्लाइंट को जब दूंगा तो मैं ये टुकड़े टुकड़े थोड़ी दूंगा। आप बर्गर खाने जाते हो तो आपको तो पूरा बर्गर मिलता है ना, बन, पैटी, फिर बन पूरा कंप्लीट बना हुआ मिलता है। सपोज करो आप बर्गर खाने जाओ, वो आपको बन के ऊपर वाली स्लाइस, नीचे वाली स्लाइस, वेजीज, सॉस, कपा, पैटी सब अलग अलग करके दे दे। आप बोलोगे भाई क्या दे दिया, बनाकर तो दो। तो सिमिलरली जब, अच्छा, बनाने की भी, क्योंकि एक बनाना भी एक आर्ट है, सबको एक साथ कंबाइन करना एक आर्ट है। ये कंबाइन करने के बाद उसमें मसले आ सकते हैं। मैं जब इन सारे अपने प्रोग्राम के पार्ट्स को जब कंबाइन करूंगा तो कंबाइन में इश्यूज आएंगे। मैं पूरी एक अलार्म एप्लीकेशन बनाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें यहाँ पे जब कंबाइन, अलग अलग तो सब चल रही थी, जब कंबाइन की तो कुछ मसले आ गए। तो वो आप चीजें कहाँ पे सेट करते हो? टेस्टिंग में। टेस्टिंग में क्या करते हो? टेस्टिंग the completed program to make sure that it works under all conditions। और फिर आपकी पांचवी, अच्छा, ये टेस्टिंग को हम थोड़ा और अभी टेस्ट डेटा और ये सब पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन भी पढ़ना है। तो आपके पास फिफ्थ स्टेज आ जाती है, मेंटेनेंस। ये सिलेबस में नहीं है, मतलब आपको बाकी सब चीजें पता होनी चाहिए, मेंटेनेंस छोड़ दो। मेंटेनेंस में बहुत सारी आ जाती है, परफेक्टिव होती है, करेक्टिव होती है, एडेप्टिव होती है, सिलेबस का पार्ट नहीं मेंटेन। तो आपके जब भी आप किसी प्रोग्राम को डेवलप करोगे तो आपके पास एनालिसिस आएगा, पहला स्टेज, दूसरा डिजाइन, तीसरा कोडिंग, चौथा टेस्टिंग, पांचवा मेंटेनेंस। इसको अगर कभी याद नहीं हो तो इसको हम याद करते हैं इस तरह से। सेंसर्स वाला जो टॉपिक अगर आप में से किसी को याद हो तो हमारे पास एक होता है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये याद पता है? जी जी सर। सर। बेटा यहाँ पे ADC को याद कर लो, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें ADC करते हैं। ए से
एनालिसिस, डी से डिजाइन, सी से कोडिंग। फिर टी एम ट्रेडमार्क, किसी भी कंपनी का नाम याद रख लो, ट्रेडमार्क से। टी से टेस्टिंग, एम से मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम ADCTM को यूज करते हैं, मतलब एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो छोटे से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एनालिसिस। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिसिस? सर आइडेंटिफाई करना क्या कि चीज? देखो, हमारे साथ मसला यही है कि हम पाकिस्तानियों की अंग्रेजी बहुत खराब है। कि जब कोई क्वेश्चन आ जाता है, समझ आ जाता है सब, बता नहीं पा रहे होते एग्जामिनर को, और जब हम एग्जामिनर को बता नहीं पा रहे होते, जाहिर सी बात है फिर हम फंस जाते हैं। तो अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एनालिसिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अनीश बेटा बता सकते हो? सर आइडेंटिफिकेशन। बेटा अगर ये समझ लो आपके पास 2 मार्क के लिए आ जाए, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है? क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं? अपनी प्रॉब्लम को। टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, हम तो ये चेक कर रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बनेगा भी नहीं बनेगा। एंड फाइंड आउट what the program needs to do to provide that solution. Similarly, अगर instead of analysis ये मुझसे पूछ ले, describe the purpose of any other 2 stages, तो दूसरी 2 स्टेजेस क्या बन सकती है हमारे पास? हमारे पास डिजाइन आ सकता है, ये वो है जिन पे आप आसानी से लिख सकते हो। आपके पास कोडिंग आ सकता है। डिजाइन के बारे में क्या लिखोगे? हम पेपर फॉर्म में लेके आते हैं, हार्ड फॉर्म में डिजाइन के बाद। तो डॉक्यूमेंट द टास्क required for solution using, बेटा डिजाइन में आप क्या क्या यूज कर सकते हो? Structure charts, flow charts, or pseudocode. स्ट्रक्चर चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स एंड सूडोकोड। सिमिलरली अगर आपसे कोडिंग के बारे में पूछ लिया जाए, तो कोडिंग सबसे आसान है। राइट द प्रोग्राम या प्रोग्राम्स दैट आर
required in a specific programming language. Using a program या specific programming language बात एक ही है. कोई issues नहीं. तरह से हमें ऐसा कोई कोडिंग में ये बताना issue वो क्या हम क्या इस्तेमाल करते हैं. कोडिंग में हम नहीं क्या इस्तेमाल हम बस लैंग्वेज पे कोड लिख देते हैं बस. सपोज करो मैं अपना एक कोड डिजाइन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने डिजाइन किया और एनालाइज किया उसका डिजाइन बनाया फ्लो चार्ट वगैरह में. मैंने कहा यार मेरे पास बंदा मेरे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर मुझे उसको पाइथन में लिख के देना. मैंने उसको पाइथन में कोड करके दे दिया. दैट्स इट. अच्छा ठीक है. सही. इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? No, sir. नहीं सर. तो एक काम करते हैं आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास दिस विल बी ऑन